नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का यू सक्सेस के एजुकेशन फैमिली ग्रुप में। दोस्तों आज का जो टॉपिक लेके आया हूं मैं आपके लिए वो राजस्थान के संदर्भ में बात करेंगे। दोस्तों राजस्थान के संदर्भ में जो दोस्तों बात करेंगे वो पढ़ेंगे अपन राजस्थान के भौतिक प्रदेश। दोस्तों चाहे दोस्तों कोई सा भी एग्जाम हो, पुलिस का हो, पटवारी का हो, पीटीटी, रीट, सीटेट, दोस्तों कोई सा भी एग्जाम हो, लेकिन इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में। तो दोस्तों महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है, तो आज इसी को अध्ययन करेंगे ताकि इससे संबंधित कोई भी ऑब्जेक्टिव हमारे एक प्रकार से एग्जाम में गलत नहीं होनी चाहिए। अगर दोस्तों राजस्थान के भौतिक प्रदेश की बात की जाए तो राजस्थान के भौतिक प्रदेश को दोस्तों 4 भागों में बांटा गया है। 4 भाग कौन कौन से हैं दोस्तों? पश्चिमी मरुस्थल, अरावली पर्वतमाला, पूर्वी मैदान और दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र। दोस्तों पश्चिमी मरुस्थल, अरावली पर्वतमाला, पूर्वी मैदान और दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र। अगर दोस्तों पश्चिमी मरुस्थल की बात की जाए तो प्रस्तुत मरुस्थल को भी यहाँ पर दोस्तों 2 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से है? सूक्ष्म मरुस्थल और एक है दोस्तों अर्ध सूक्ष्म मरुस्थल। अगर दोस्तों सूक्ष्म मरुस्थल की बात की जाए तो इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, बालू का स्तूप युक्त और एक हो जाएगा दोस्तों बालू का स्तूप मुक्त। तो इस प्रकार से दोस्तों ये इसका वर्गीकरण है। और आज जो दोस्तों हम पढ़ेंगे आज की क्लास में वो इसी की सूक्ष्म मरुस्थल के जो 2 भाग है दोस्तों, बालू का स्तूप मुक्त युक्त और बालू का स्तूप मुक्त। दोस्तों ये क्या होते हैं दोस्तों, यहीं से स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद में अर्ध सूक्ष्म मरुस्थल, अरावली पर्वतमाला, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र। तो दोस्तों आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों आज बालू का स्तूप युक्त मरुस्थल की। पश्चिमी मरुस्थल दोस्तों, पश्चिमी मरुस्थल में तो दोस्तों आज पढ़ेंगे अपन बालू का। दोस्तों पहले इस पश्चिमी मरुस्थल के बारे में देख लेते हैं कि पश्चिमी मरुस्थल का जो दोस्तों मरुस्थल का जो अर्थ होता है वो होता है दोस्तों मर्तभूमि। मरुस्थल का जो दोस्तों अर्थ होता है वो होता है मर्तभूमि होता है। दोस्तों मर्तभूमि अर्थात मर्तभूमि का तात्पर्य ये ले सकते हो आप वनस्पति रहित भूमि। दोस्तों मरुस्थल से लेंगे तो मरुस्थल 2 प्रकार के होते हैं। मरुस्थल ठंडे भी होते हैं, गर्म भी होते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से दोस्तों रेतीले प्रदेश पाए गए हैं, इस कारण से यहाँ पर इस प्रकार से वनस्पति नहीं पाई जाती। कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जो ठंडे होते हैं, वहां पर भी वनस्पति नहीं पाई जाती। तो इस प्रकार से 2 प्रकार के मरुस्थल होते हैं। अपन यहाँ पर मरुस्थल का तात्पर्य अर्थ होता है दोस्तों मर्तभूमि। मर्तभूमि का अर्थ होता है दोस्तों वनस्पति रहित भूमि। तो दोस्तों आप यहाँ से इसे याद कर सकते हो। अब दोस्तों देखते हैं कि जो मरुस्थल होता है दोस्तों, आप देखेंगे दोस्तों कि इस प्रकार से मैंने मरुस्थल बना दिया यहाँ पर। ये जो दोस्तों मरुस्थल देख रहे हो आप, अब ये जो मरुस्थल है इस मरुस्थल दोस्तों धीरे धीरे प्रसारण होता है, अतः दोस्तों हवा के द्वारा इनका जो धीरे धीरे प्रसारण होता है, अतः दोस्तों अपने मूल स्थान से ये अपना इसका इस प्रकार से मरुस्थल का मूल स्थान से आगे बढ़ना। मरुस्थल का अपने मूल स्थान से आगे बढ़ना दोस्तों ये कहलाता है रेगिस्तान मार्च। रेगिस्तान मार्च किसे कहते हैं? एग्जाम में पूछ लिया जाए आपसे कि रेगिस्तान मार्च का तात्पर्य मरुस्थल का अपने मूल स्थान से आगे बढ़ना। जैसे दोस्तों आपने देखा होगा दांडी मार्च, महात्मा गांधी, इसी प्रकार से आप रेगिस्तान मार्च से तात्पर्य है कि रेगिस्तान का अपने मूल स्थान से आगे बढ़ना ही क्या कहलाता है? रेगिस्तान मार्च कहलाता है दोस्तों। तो यहाँ से आपके ये क्वेश्चन भी आ सकता है। अब दोस्तों अगर रेगिस्तान मार्च के बारे में बात करें तो रेगिस्तान मार्च के लिए जो दोस्तों एक गांव प्रसिद्ध है वो है, अगर गांव की बात की जाए दोस्तों नाचना गांव। नाचना गांव है दोस्तों। अगर दोस्तों जिले की बात की जाए तो वो है जैसलमेर प्रसिद्ध है, जैसलमेर आ जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों ये जो आप मरुस्थल देख रहे हो इस मरुस्थल के बीच में इस प्रकार से छोटी छोटी झीलें पाई जाती है दोस्तों इस मरुस्थल के बीच में। और उस जिलों को नाम से जाना जाता है पलाया जिलों। उनको दोस्तों नाम से जाना जाता है, पलाया जिलों के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों ये जो पलाया जिले हैं इन पलाया जिलों में इस प्रकार से पानी भरा होता है। और इन पानी में जो यहाँ के दोस्तों एक जाति है दोस्तों पालीवाल ब्राह्मण।
पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा दोस्तों यहाँ पर कृषि की जाती है, और उस कृषि को दोस्तों बोला जाता है खड़ीन कृषि के नाम से। खड़ीन, उस कृषि को बोला जाता है दोस्तों खड़ीन कृषि बोला जाता है। एक शब्द दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस प्रकार से खड़ीन, जो दोस्तों आप खड़ीन शब्द देख रहे हो, इस खड़ीन शब्द का जो अर्थ होता है वो दोस्तों यह अर्थ होता है इस प्रकार से जल। तो दोस्तों खड़ीन का जो अर्थ होता है वो होता है जल संरक्षण की परंपरागत विधि। अतः दोस्तों जल को संग्रहित करने के लिए जो परंपरागत विधि प्रयोग में जाती है उसे दोस्तों खड़ीन के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आपको यहाँ से उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं दोस्तों अपन का स्तूप युक्त श्वेत मरुस्थल। दोस्तों इसमें दोस्तों अगर बात की जाए तो इसमें जो रेत के जो स्तूप पाए जाते हैं दोस्तों उसको कुछ अलग अलग नामों से जाना जाता है। उन नामों से भी दोस्तों ऑब्जेक्टिव बनते हैं। तो दोस्तों उनको देखते हैं कौन कौन से किस किस प्रकार के स्तूप पाए जाते हैं। दोस्तों अगर दोस्तों स्तूप की बात की जाए अर्थात दोस्तों रेत के टीले, तो दोस्तों पहले नंबर पे जो रेत का टीला है दोस्तों उसको नाम जाना जाता है अनुधेर्य। अनुधेर्य के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और इसका तात्पर्य यह होता है दोस्तों कि वे स्तूप जो पवनों की दिशा के समानांतर बने हो। अतः दोस्तों वह स्तूप जो पवनों की दिशा के समानांतर बने हो। दोस्तों आधारित इस प्रकार से दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो पवनों की दिशा के समानांतर बने हो, तो दोस्तों आपको यहाँ पर समानांतर शब्द देखने को मिले तो आपको यहाँ पर कौन सा लगाना है, अनुधेर्य वालुका स्तूप। दोस्तों उसके बाद में अगर दोस्तों दूसरे स्तूप की बात की जाए तो दूसरा है अपना अनुप्रस्थ वालुका स्तूप। वालुका स्तूप यह बना होता है दोस्तों जो पवनों की दिशा होती है दोस्तों उसके दोस्तों समकोण पर बना होता है। वे स्तूप जो पवनों की दिशा के समकोण पर बने हो। अतः दोस्तों वह स्तूप जो पवनों की दिशा के समकोण पर बने हो। दोस्तों तो आपको दोस्तों यहाँ समकोण शब्द देखने को मिल जाए तो वो हो जाएगा दोस्तों आपके अनुप्रस्थ वालुका स्तूप। तीसरा नंबर का जो दोस्तों वालुका स्तूप पाया जाता है वो पाया जाता है अपना नेटवर्क। अब दोस्तों आप नेटवर्क से याद रख सकते हैं कि नेटवर्क का तात्पर्य होता है नेटवर्क वालुका स्तूप। वालुका स्तूप अतः दोस्तों नेटवर्क लगातार आना जरूरी है। दोस्तों यहां से हो जाएगा आपके लगातार बनने वाले वालुका स्तूप। उसको किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, लगातार बनने वाले, उसको कहा जाता है दोस्तों नेटवर्क के नाम से। अतः दोस्तों इस प्रकार से लगातार जो बन रहे हैं उसको नाम से जाना जाता है नेटवर्क वालुका स्तूप के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आपके यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है। उसके बाद में अगर दोस्तों चौथे प्रकार की बात करें तो इसमें आएगा इंसेलबर्ग जो वालुका स्तूप होते हैं दोस्तों, ये होते हैं दोस्तों टीले नुमा संरचना। इसमें दोस्तों टीले नुमा संरचना पाई जाती है। टीले नुमा का तात्पर्य होता है दोस्तों कि इस प्रकार से ये मरुस्थल है, इसमें दोस्तों इस प्रकार से टीले नुमा संरचना में जो वालुका स्तूप पाए जाते हैं उसको कहा जाता है इंसेलबर्ग। 5वां नंबर का जो वालुका स्तूप है दोस्तों वो है अपना यार्डन के नाम से जाना जाता है दोस्तों इसको। यार्डन का तात्पर्य ये होता है कि ऐसे वालुका स्तूप जो लहरदार रूप में पाए जाते हैं या लहरदार संरचना में पाए जाते हैं दोस्तों।
तो इस प्रकार से जो लहरदार संरचना में पाए जाते हैं उसको जाना जाता है दोस्तों लहरदार के दोस्तों उसको नाम जाना जाता है दोस्तों यार्डन के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों इसमें एक दो प्रकार के और बालू का स्तूप है उसको भी देख लेते हैं। जो दोस्तों छठा नंबर का है अपना उसका नाम उसको जाना जाता है दोस्तों सब्र काफिस बालू का स्तूप। ये क्या होता है दोस्तों सब्र काफिस? तो दोस्तों अगर बात सब्र काफिस बालू का स्तूप की जाए तो जो छोटे छोटे रूप में मिलते हैं दोस्तों, जो स्तूप छोटे छोटे रूप में पाए जाते हैं उसको किस नाम से जाना जाता है? तो सब्र काफिस बालू का स्तूप के नाम से जाना जाता है। एक और मिलता है दोस्तों यहाँ पर अपना एक और प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं दोस्तों, उसको नाम जाना जाता है दोस्तों मशरूम, या दोस्तों इसी को गारा के नाम से जाना जाता है दोस्तों, और इसी को जाना जाता है दोस्तों छत्रक शिला के नाम से। छत्रक शिला के नाम से दोस्तों इसी को जाना जाता है। ये क्या होते हैं दोस्तों? ये इस प्रकार से दोस्तों जो छतरी नुमा दोस्तों बालू का स्तूप पाए जाते हैं उसी को दोस्तों छत्रक शिला या गारा या मरुसम के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये इस प्रकार से 7 प्रकार के जो बालू का स्तूप है वो आपको याद होंगे। तो दोस्तों आपको इस प्रकार से आप इसके साथ दोस्तों नोट्स भी बनाते रहे ताकि आपको इस प्रकार से समझने में दिक्कत ना हो दोस्तों। बालू का स्तूप मुक्त दोस्तों, बालू का स्तूप युक्त हमने पढ़ लिया था और अब पढ़ेंगे बालू का स्तूप मुक्त। इसका तात्पर्य ये होता है दोस्तों कि उस मरुस्थल के बीच में कुछ ऐसे स्थान भी हैं जहां पर वो बालू का स्तूप से मुक्त हैं दोस्तों। अगर दोस्तों उस स्थान की जो बात की जाए तो उसको दोस्तों लाटी सीरीज के नाम से भी लाटी सीरीज या इसको दोस्तों भूगर्भीय जलपट्टी भूगर्भिक जल पट्टी के नाम से भी दोस्तों इसको जाना जाता है दोस्तों। इसी के दोस्तों अगर पास की बात करें तो यहाँ पर जो इसका विस्तार का क्षेत्र है जो इसका विस्तार है वो है दोस्तों यहाँ पर अगर देखा जाए तो पोखरण से लेकर दोस्तों मोहनगढ़ तक इसका विस्तार पाया गया है। और दोस्तों इसी के दोस्तों नजदीक एक पार्क बना हुआ है, उसका नाम है दोस्तों अकलवुड पोल्सिस पार्क। पोल्सिस का तात्पर्य दोस्तों जीवाश्म होता है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर एक पार्क पाया गया है अकलवुड पोल्सियस पार्क दोस्तों। ये दोस्तों जो बना हुआ है ये बना हुआ है जुरेसिक काल का दोस्तों ये बना हुआ है। और दोस्तों इसी के जो नजदीक दोस्तों एक पाया गया है चांदन या इसको दोस्तों चंदन नलकूप पाया गया है दोस्तों। इसको बोला जाता है थार का गड़ा। इसको दोस्तों थार का धड़ा के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तो ये इस प्रकार से बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है दोस्तों। अब दोस्तों इसको समझने के लिए कुछ इस प्रकार से समझते हैं मानचित्र में। ये अपना दोस्तों राजस्थान का मानचित्र है। राजस्थान के मानचित्र में दोस्तों इस प्रकार से दोस्तों एक ये पर्वतमाला है अरावली पर्वतमाला है दोस्तों। अगर दोस्तों इसके इधर देखेंगे आप तो आपको इस प्रकार से मरुस्थलीय क्षेत्र देखने को मिलेगा। अब इस मरुस्थलीय क्षेत्र को भी अपन ने पढ़ा था कि एक तो इस प्रकार से इस मरुस्थल को हमने 2 भागों में बांटा था। एक तो बांटा था दोस्तों सूक्ष्म मरुस्थल, एक बांटा था अर्ध सूक्ष्म मरुस्थल। तो उसको अगर इस प्रकार से देखा जाए तो दोस्तों इस प्रकार से बांटेंगे अपन। यहाँ पर तो ये हो जाएगा दोस्तों सूक्ष्म मरुस्थल
शुष्क शुष्क मरुस्थल, और एक हो जाएगा दोस्तों अपना अर्ध शुष्क मरुस्थल, ये वाला अर्ध शुष्क मरुस्थल। इस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों। अगर आप देखना दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं और किस प्रकार से पूछे जाते हैं। अगर बात करें तो यहाँ से एक नाम सुना होगा आपने, समवर्षा रेखा। समवर्षा रेखा का तात्पर्य होता है दोस्तों कि ऐसी रेखा जो समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है, समवर्षा रेखा। समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है, समवर्षा रेखा। तो दोस्तों अगर यहाँ से देखेंगे आप तो यहाँ से दोस्तों एक रेखा गुजरती है 25 सेमी की जो यहाँ से समवर्षा रेखा गुजरती है, और दोस्तों एक यहाँ पर गुजरती है 50 सेमी समवर्षा रेखा गुजरती है। अब दोस्तों यहाँ से अगर आपके यहाँ पर अगर दोस्तों मरुस्थल की बात की जाए तो ये हो जाएगा आपके उत्तर, ये हो जाएगा दक्षिण, और ये हो जाएगा दोस्तों पूर्व, और ये हो जाएगा पश्चिम। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों अर्ध सूक्ष्म मरुस्थल और सूक्ष्म मरुस्थल को अलग करने वाली जो समवर्षा रेखा है वो कौन सी है। तो दोस्तों वहां पर भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, 25 सेमी समवर्षा रेखा। दूसरा क्वेश्चन आपका इस प्रकार से कि पश्चिमी मरुस्थल को दो भागों में बांटने वाली 25 सेमी पूर्वी और पश्चिमी मरुस्थल को अलग करने वाली रेखा कौन सी है। तो वो भी हो जाएगी आपकी 25 सेमी समवर्षा रेखा। अब आपसे दोस्तों अगला क्वेश्चन यूं पूछा जाएगा कि जो अर्ध सूक्ष्म मरुस्थल है उसका जो इस प्रकार से उसका जो वर्षा का निर्धारण किया जाता है वो कौन सी वर्षा रेखा के द्वारा किया जाता है, वो हो जाएगा दोस्तों आपकी 50 सेमी समवर्षा रेखा। अब देखना दोस्तों यहाँ से एक और समवर्षा रेखा गुजरती है, 10 सेमी समवर्षा रेखा गुजरती है, जो कि इस प्रकार से दोस्तों ये जो सूक्ष्म मरुस्थल है उसकी वर्षा का निर्धारण करती है दोस्तों। तो वो कौन सी है, 10 सेमी समवर्षा रेखा। ये इस प्रकार से दोस्तों राजस्थान के इधर दोस्तों पाकिस्तान का भी वर्षा का निर्धारण करती है दोस्तों। तो आपको यहाँ से इस प्रकार से जो भी क्वेश्चन बनो आपका गलत नहीं होना चाहिए। और दोस्तों ये जो सारा आपने पढ़ ही लिया है। अब इसके बाद में दोस्तों जो एक्स्ट्रा चीजें हैं उसको भी एक बार देख लेते हैं, कहाँ से ऑब्जेक्टिव बनते हैं। अब दोस्तों इस प्रकार से ये अपनी पृथ्वी है दोस्तों। यूं माना जाता है दोस्तों कि जो मरुस्थल है वो किसका अवशेष माना जाता है। इससे संबंधित भी अवधारणा से संबंधित भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो उसको भी देख लेते हैं दोस्तों। ये पाएगी दोस्तों अपनी पृथ्वी पाएगी है। इस पृथ्वी के जो इस प्रकार से प्राचीन काल में देखेंगे तो इस पर आप इस प्रकार से आपको पानी नजर आएगा। इस प्रकार से इसको अवधारणा के अनुसार इसके पानी बताया गया इसके आसपास। और दोस्तों इसके जो बीच में एक सागर पाया गया है वो पाया गया है दोस्तों 33 सागर। 33 सागर, ये 33 सागर है दोस्तों। अब दोस्तों इसका जो उत्तरी भाग हो जाएगा, उत्तर दक्षिण। अब दोस्तों जो उत्तरी भाग है उस उत्तरी भाग को जिस नाम से जाना जाता है वो जाना जाता है दोस्तों अंगारा लैंड के नाम से। अंगारा लैंड के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों जो दक्षिणी भाग है अपना उस दक्षिणी भाग को नाम जाना जाता है गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों जो जलीय भाग है, जलीय भाग है दोस्तों, उस भाग को नाम जाना जाता है जो पेंथाना के नाम से। पेंथाना के नाम से दोस्तों इसको पेंथाला के नाम से दोस्तों उसको जाना जाता है। और दोस्तों जो स्थिर भाग है, जो दोस्तों स्थलीय भाग है उस स्थलीय भाग को नाम जाना जाता है पेंजाना के नाम से। पेंजिया के नाम से दोस्तों जाना जाता है। और दोस्तों ये जो सिद्धांत दिया है सभी को, इस सिद्धांत को जो नाम जाना जाता है इसको
देखना दोस्तों, तो इस प्रकार से इसको 33 सागर का जो उत्तरी भाग है उसको अंगारा लैंड का नाम से ना जाना जाता था। गोडवाल लैंड को पृथ्वी का निचली भाग, दक्षिणी भाग को नाम जाता था। जो जलीय भाग है दोस्तों उसको पेंथाला के नाम से जाना जाता था, और निचले भाग है उसको नाम जाना जाता था पेंजिया के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों जो ये सिद्धांत दिया है वो दिया है अल्फ्रेड वेगनर द्वारा। दोस्तों ये 1912 में दोस्तों ये सिद्धांत दिया गया था। इसको महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इस प्रकार से आपको ये समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया है, वहां पे जाए आप। वहां पर इस प्रकार से सभी कंपटीशन एग्जाम के आपको पीडीएफ फाइल, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और नोट्स आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगे दोस्तों, तो आप उससे जुड़ें। धन्यवाद।